प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में ढोला मारूरा दूहा का काव्य आपके पाठ्यक्रम में है और इससे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 15 ऐसे दोहे हैं जो आपके कोर्स में हैं। ढोला मारूरा दूहा आपने छोटी कक्षाओं में भी संभवतया इसके बारे में पढ़ा होगा। ये राजस्थानी भाषा की जब भी बात चलती है तो ढोला मारूरा दूहा किसी न किसी रूप में ज़रूर सामने आता है, क्योंकि ये राजस्थानी भाषा में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला और बहुत ही लोकप्रिय प्रेमाख्यान है। इस प्रेमाख्यान में एक कथा है और उस कथा को दूहों में, दूहा से दोहा, दूहा में बांधा गया है। यहाँ पर प्रेमाख्यान है, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है। तो प्रेमी के रूप में ढोला और प्रेमिका के रूप में मारवणी है। तो मारवणी को ही मारू कहा है, ढोला और मारू, नायक नायिका। और इन दोनों का बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। ये जो काव्य है इसका सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है, क्योंकि इन दोहों के माध्यम से राजस्थानी जनजीवन और तत्कालीन लोकमानस को बहुत ही सामान्य रूप में चित्रित किया है। साथ ही पात्र जो हैं उनकी कोमल भावनाओं का बहुत सुंदर चित्र इस काव्य में देखा गया है। ये काव्य, इसको हम यदि साहित्यिक दृष्टि से देखें तो विषय वस्तु और इसकी जो रचना विधान है, इसका जो शिल्प है, शिल्प सौंदर्य है, दोनों के अंदर लोक गाथा हमें साफ साफ दिखाई देती है। और भाव पक्ष में प्रेम को प्रस्तुत किया गया है। इस रचना का मूल उद्देश्य भी प्रेम को शाश्वत रूप में और व्यापक बतलाकर ये बताने की कोशिश की है कि प्रेम से बड़ी कोई वस्तु नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इस गाथा का आधार प्रेम तत्व है। वो प्रेम जिसमें कोई कामुकता नहीं हो, निस्वार्थ भाव से प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर हैं, सुदूर प्रांतों में रहते हैं, फिर भी एक दूसरे के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। इसकी जो मूल कथा है उसमें पहले ये सब कुछ होता था, बाल विवाह प्रचलित थे। तो ये उस समय का काव्य है जब कम उम्र में विवाह कर दिए जाते थे। तो यहाँ पर जो नायिका है और जो नायक हैं उनका विवाह बहुत अल्प आयु में हो जाता है। उस उम्र में जब उनको विवाह क्या होता है इसका ज्ञान ही नहीं था। धीरे धीरे समय के साथ
नायक नायिका युवावस्था को प्राप्त होते हैं और स्वाभाविक रूप से उनके हृदय में राग या प्रेम जो एक प्रकृतिदत्त या यूं कहें कि शाश्वत रूप से जागृत होता है। नायिका अर्थात मरवणी या मारू सपने में अपने प्रियतम को देखती है, यानी ढोला के लिए एक सपना लेती है, एक सपना आता है नींद में और वो उस सपने में अपने पति को देखती है। नींद टूटने के बाद जो उसका प्रेमी है या जो उसका पति है, उसके प्रति उसके हृदय में उत्कंठा बन जाती है। उत्कंठा उस स्थिति को कहते हैं जब जिज्ञासा अपने उच्चतम स्तर पर हो कि वो किस रूप में होगा, वो कैसा होगा। उसके साथ में जो सखी सहेलियां हैं वो उसके बारे में वो अपना जो सपना वो देखती है, वो सपना उनको जब बताती है और कहती है कि मेरे को उनसे बहुत अधिक प्रेम है, तो सखियां मजाक मजाक में कहती हैं कि जिसको आपने देखा ही नहीं उसके प्रति इतना प्रेम कैसे हो गया। लेकिन मरवणी का जो मन है, उसके मन में अपने प्रियतम के प्रति बहुत अधिक प्रेम है। अब वर्णन के अनुसार उस प्रेम का या मरवणी की उस विरह स्थिति का ढोला को पता चलता है और जब पता चलता है तो वो नरवर में रहता है। नरवर एक प्रदेश का नाम है और उसका जो मन है वो मन उसके पास नहीं होकर पूगल प्रदेश में जो मरवणी रह रही है, यानी उसकी जो नायिका या पत्नी रह रही है, उसके पास चला जाता है। यानी दोनों का मन एक दूसरे के पास है ही नहीं, वो कहीं और गया हुआ है। अब ये सब कुछ जब पता चलता है ढोला को मरवणी के बारे में, तो उसका जो प्रेम है वो अंदर से भड़क जाता है और अविलंब दोनों एक दूसरे को प्राप्त करना चाहते हैं, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। और ये सब कुछ इस लोक गाथा में दर्शाया गया। उनकी उत्कंठा को, उनकी जिज्ञासा को, उनकी बेचैनी को इस व्याख्या ये जो ढोला मारूरा दूहा नाम से जो काव्य, इसमें इन सब का वर्णन आता है। पूरी तरह से श्रृंगार रस के जो संयोग और वियोग दोनों भावों का विभिन्न पदों में वर्णन है। वर्षा ऋतु आती है, मारवणी वीरा व्यथा से बहुत अधिक व्यथित हो जाती है और सखियां उसे जब बताती है कि जो तूने सपने में देखा था वास्तव में तेरा पति वैसा ही है, तो वो पपीहे के माध्यम से उसे अपने पति को या अपने प्रेमी को नाराजगी प्रकट करती है, उसे उलाहना देती है। इसके बाद ढोला ऊंट पर चढ़कर मरवणी प्रदेश के लिए, या मारवणी का जो प्रदेश है पूगल प्रदेश, उस पूगल प्रदेश के लिए रवाना हो जाता है। तो जो नरवर प्रदेश है उसमें अपने प्रियतम ढोला के विरह में मालवणी अपनी सखी
जो मालवनी की जो सखियां हैं वो वेदना प्रकट करती, अपनी पीड़ा वो अपनी सखियों से प्रकट करती है। अब आपके मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठ रहा होगा कि मालवनी कौन है? तो मालवनी ढोला की दूसरी पत्नी। ढोला के चले जाने के बाद मालवनी को भी जो कुछ वहाँ अच्छा लग रहा था, अब तक जो कुछ प्रिय लग रहा था, वो सब कुछ अप्रिय लगने लगता है। इस तरह का वर्णन भी इसमें आता है। वो भी लगातार विरह व्यथा से व्यथित हो जाती है और उसका विलाप भी इन विभिन्न दोहों में दिखाया गया है। इसके बाद वियोग श्रृंगार का जो रूप, संयोग और वियोग दो जो रूप हैं, उसमें संयोग श्रृंगार का वर्णन भी आया है। ढोला मारूरा दुहा, इसके अंदर संयोग श्रृंगार किस रूप में दिखाया है कि जब ढोला अपनी जो पीड़ा है वो ढोला कहता है ढाडियों के। ढाडी एक राजस्थान में गाने बजाने वाली जाति का नाम है। तो ढाडियों से, और ढाडियों का काम होता था एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गाने के साथ साथ अपना पेट पालन करते थे। तो ढाडियों से जब मारवणी की दशा का पता चलता है तो वो ऊंट पर चढ़कर वहां पहुंचता है और अपने प्रियतम को पाकर मारवणी अत्यधिक आनंदित हो जाती है। इससे बड़ी खुशी अब मारवणी के पास और नहीं हो सकती। इसके बाद मारवणी के सौंदर्य का उसका चित्रण इस में दिखाया गया है और विभिन्न प्रकार के उपमानों के द्वारा, कि उसके पैरों में घुंघरू, सोने की पायल, हंस की चाल आदि सुंदर उपमानों का प्रयोग किया है। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि इस काव्य के माध्यम से तत्कालीन लोक संस्कृति का या लोक जीवन का चित्र भी हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है कि वहाँ उस समय पूगल प्रदेश में लोग किस तरह से रहते थे, लोगों का खान पान क्या था, उनका रहन सहन क्या था, कौन कौन सी रीति रिवाज परंपराएं चल रही थी, ऋतु वनस्पति कौन से थे, तीज त्योहार किस तरह के मनाए जाते थे, वर्षा ऋतु में राजस्थान का क्या दृश्य होता था। ये सब वर्णन इस काव्य में बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत हुआ है। बहुत ही रोचक और बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला ये काव्य है। और इसीलिए राजस्थानी की जब भी बात चलती है तो ढोला मारूरा दूहा के बिना राजस्थानी काव्य की कल्पना नहीं कर सकते। धन्यवाद।